एक ऐसा कारवां जो जब भी गुजरता है तो मृत्यु तांडव करती है, जो अपने पीछे छोड़ जाता है मौत की चीखें, लहू की छींटें और लाशों के ढेर से सजे गांव। इन नचनियों की भड़कती जवानी पर मत जाइए, क्योंकि इनके उफनते यौवन के पीछे है खूनी ड्रैकुला। हॉरर और सस्पेंस से भरा एक कारवां, याली ड्रीम क्रिएशन की हॉट कॉमिक्स कारवां। गाइस, ये इस कॉमिक्स का पहला एपिसोड है और मैं इस कॉमिक्स को 4 एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। एक के बाद एक 4 एपिसोड आएंगे, तो बस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। भारत राजस्थान से दूर कहीं पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में कहानी 15 साल पहले। एक आवाज़ आती, आसिफ 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 फ़ौरन लौट आओ, मेरे पास सारा दिन तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने का वक्त नहीं है। आसिफ कहता है, अब्बा आ रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं, मुझे घर तक नूरी की सवारी करनी है, उन्होंने वादा किया था। अब्बा अब्बा। उसके अब्बा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बा को वादा निभाने की बड़ी गंदी आदत जो है। लेकिन ज़रा ध्यान से बेटे, नूरी का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं है। आसिफ पूछता है, क्यों अब्बू? वो कहते हैं, सारा दिन खाली बैठी ऊँग जो रही थी, टूरिस्ट लोग दूसरे ऊँटों पर ही मेहरबान रहे आज। उसकी वाइफ कहती है, तो धंधा पहले के मुकाबले मंदा ही रहा। वो कहता है, फिक्र ना करो, ये साले टूरिस्ट भाड़ में जाएं, हमारा बेटा खुश है, और क्या चाहिए। वो कहती हैं, उनके भाड़ में जाने से हमारे खाने के बर्तन भर तो नहीं जाएंगे मियाँ। तो क्या करूं, रंग बिरंगी पगड़ी पहन लूं, शक्ल पर वो बड़ी कलमे रख लूं, बनावटी लहजे में बात करनी शुरू कर दूं। चंद सिक्कों की खातिर खुद को इतना नहीं गिरा सकता मैं। यह तो खुद की बेइज्जती आप करना होगा, अपनी नज़र में भी तो खुद की कोई इज्जत होनी चाहिए। और तुमको क्या ये सब गवारा होगा? ये सब करूं तो तुम बिस्तर पर खुश होगी। उसकी वाइफ कहती है, ही अरे रहने दो, कम से कम ऐसा करके सैलानियों का ध्यान तो खींच पाओगे। वैसे भी ये गोरे इन पगड़ी वालों से खासी दिलचस्पी रखते हैं, और क्या पता मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी भरी हुई कल में रास आ जाए। वह कहता है, अजी हाँ, क्यों इस चांद से चेहरे को बालों से भरना चाहती हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी वाइफ कहती है, हाँ आसिफ भी तुम पर ही गया, पर सच में अजहर, सोचो अगर ऐसा कुछ करके धंधे में अगर बरकत हो सकती तो। अजहर कहता, तो टूरिस्टों का भरोसा जीतने के लिए अपना कौम छोड़ दूं, मुझे अपना मुसलमान होने में फ़क्र है शबनम, हमारे बाप दादा यहाँ इज्जत से जिए। शबनम कहती है, नहीं थे अजहर, आज हमारे पास क्या है ये देखो। बंटवारे के बाद तुम्हारे अब्बू ने यहीं हिंदुस्तान में रुकने का फ़ैसला किया, और इतने सालों में हमने अपनी ज़मीनें जायदाद सब खो दिए। अपने ही पुरखों के बसाए हुए गाँव में हमें दूसरे दर्जे के लोगों की तरह रहना पड़ रहा है। अजहर बताओ मुझे, अगर इतने ही इज्जतदार हैं हम, तो घर में गुप्त तहखाना क्यों बना है? मत बोलो कि वो सिर्फ बवंडर से बचने के लिए है। अजहर कहता, शबनम वो तहखाना हिफाजत के लिए है, उसका होना अच्छी बात है, कल को अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आएगा। अच्छा तुम ही बताओ, वो बम्बई में तकरीबन 6 साल पहले जो दंगे हुए थे, किसी ने हम पर उंगली भी उठाई? आसिफ चीखता है, अब्बा। शबनम कहती है, अल्लाह। वो कहते हैं, आसिफ चलो बेटा, अब घर में दाखिल होना चाहिए। सामने का मंजर, रेत का तूफ़ान, वो तूफ़ान सब कुछ ढके जा रहा था। आसिफ कहता, जल्दी करो, सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। और फिर शबनम कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर जल्दी आ गए, इतने सालों का ये सबसे ज़ोरदार तूफ़ान है। अजहर कहता है, अगर इसने और बाहियात रूप लिया तो हम तहखाने में चले जाएंगे। शबनम कहती है, क्या तुम सुन रहे हो ये आवाज़? वो कहता है, हाँ मैंने सुना, क्या है ये? बांसुरी की आवाज़ लगती है। आसिफ कहता है, अब्बा तूफ़ान गुजर गया लगता है, बाहर जाकर देखूं क्या? अजहर दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है, क्या हो रहा है यह? कौन आ रहा है हमारे गांव में बैवी इतने ज़बरदस्त तूफ़ान के तुरंत बाद? बांसुरी की धुन थी ये, भैरवी नौटंकी। एक शख्स कहता है, वाह नौटंकी, नाचण वाली छोड़ियाँ दिखेंगी आज तो। अरे रे नौटंकी, एक बुढ़ा कहता है, मन ने तो सोचा था कि फिरंगियों के लटके झटके दिखाते दिखाते मारे गांव का रास्ता ही भूल गए होंगे बंजारों का टोला। और फिर नौटंकी वाले कहते हैं, रहस रोमांच, नाच गाना, तिशबाजियाँ जुवे, आ गई भैरवी नौटंकी कंपनी, तालियों की गूंज से बहरा कर दो सारे गांव को। आओ आओ देखो, आ गया है रेगिस्तान का सबसे महान तमाशा। उनका सरदार कहता है, पर हमारे गांव घना गरीब से, रुपए पैसे ना दे पाने को। नौटंकी वाली कहती है, मुखिया जी आप हमारी मालकिन से क्यों नहीं बात करती, वो ट्रक के पिछले हिस्से में आपका इंतज़ार कर रही है।
एक बद्धा सा बौना कहता है, पेशे खिदमत है जादू और हुस्न की मलिका, यौवन और काम की देवी भैरवी। और सामने का दृश्य देखकर मुखिया की आंखें फटी की फटी रह जाती। भैरवी कहती है, सुनो मेरे अंधकार के बच्चों, कितना मधुर संगीत है यहाँ की हवाओं में। सब लोग उन भैरवी की मदमस्त अदाओं को देखकर, उफनते यौवन को देखकर, सेक्सी जिस्म को देखकर दंग रह गए। वो कहती, कहो मुखिया, इस गांव में हमारा स्वागत नहीं होगा क्या हम तुम लोगों में थोड़ी सी खुशियाँ नहीं बांट सकते? मुखिया कहता, माफ़ करना मैडम जी, हम सीधे साधारण से लोग से मन ने थारी टोली को देख के लागे है कि थारी जगह किसी महाराजा के दरबार में या किसी फरंगियों से भरे होटल में से। भैरवी उसके मुंह पर चिलम का धुआं फूंकते हुए कहती, अगर मैं कहूँ कि हम लोग भटक गए और हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए तो क्या कहोगे मुखिया? मुखिया उसकी अदाओं पर मोहित हो गया था। कहता है, हाँ क्यों ना चंदू, पेटी में से देसी ठर्रे की बोतल बाहर निकाल, आज रात जश्न होवेगा। और फिर भैरवी नौटंकी स्टार्ट हो गई। शबनम कहती, काफ़ी रात हो गई, चलो सोते हैं। आसिफ कहता है, अब्बा देखो वो लड़का आग खा रहा है। असर कहता है, कमाल है, अरे रुको तो, खेल तमाशे अभी शुरू हुए हैं। शबनम कहती, मैं जानती हूँ कि तुम्हें नचनियों का इंतज़ार है जो अश्लील गानों पर कमर मटकाती है। असर कहता है, ऐसा नहीं है शबनम, तुमने आज से पहले इस गांव में कभी इतना मज़ा देखा है क्या? ओह, तो तुम इसे मज़ा कहते हो। तभी एक जोकर कहता है, बहनों और भाइयों, खासकर भाइयों, ध्यान दें, ये हमारा खास नजराना पेश होने जा रहा है। और उधर शबनम रूठ कर कहती है, बस बहुत हुआ, तुम रुको और तमाशा देखो, मैं चली, मुझे अपने बेटे को नहीं बिगाड़ना। अजहर कहता है, एक तमाशा देखने के लिए तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। वो कहती है, जाओ जाओ मज़े लो। और उधर जोकर की आवाज़, आपके आतिथ्य और प्रेम का आभार व्यक्त करने के लिए महान भैरवी पेश करती है उनकी सबसे उत्कृष्ट संपत्ति, दिल के पारखियों के दिल की रानी, ऐसा हुस्न जो सिर्फ किसी महाराजा के ही दर्शन योग्य है, रात की बेगम मधुराक्षी। मधुराक्षी एक बला की खूबसूरती जिसको देखकर चांद भी शर्मा जाए, जिसके सामने बर्फ खुद ही पानी हो जाए। और उधर आसिफ अपने घर के बेड पर बेमन से बैठा हुआ था। वो कहता, हमें इतनी जल्दी क्यों आ गए अम्मी, वहाँ कितना मज़ा आ रहा था। शबनम कहती है, तुमने बहुत तमाशा देख लिया आसिफ, वैसे भी सारे तमाशे बच्चों के लिए नहीं होते, रात बहुत हो गई, सो जाओ। तभी एक कराहने की आवाज़ आती है। आसिफ कहते, क्या चीखने की आवाज़ थी? वो कहती है, बहुत से लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही, क्या हो रहा है बाहर? किसी की हाय की आवाज़, किसी की ई और किसी की आह की आवाज़ निकली थी। आसिफ कहता, अम्मी डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया क्या? वो कहती है, मेरे बच्चे, राजस्थान के डाकू अब सिर्फ तुम्हारे अब्बू की कहानियों में ही रह गए, तुम यहीं रुकना, मैं देख कर आती हूँ। वो कहते, कुछ नहीं दिख रहा, या अल्लाह, चीखें तो और डरावनी होती जा रही हैं, आखिर हो क्या रहा है बाहर? आसिफ कहता, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो कहते, आसिफ बेटे जल्दी से तहखाने में छुप जाओ। आसिफ कहता, लेकिन अम्मी वहाँ मुझे डर लगता है। वो कहती, आसिफ बहस मत करो, मुझे तुम्हारे अब्बू को बाहर जाकर तलाशना होगा, वादा करो कि जब तक मैं वापस आकर तुम्हारे लिए दरवाज़ा ना खोलूं तुम चुपचाप वहीं पर बैठे रहोगे। आसिफ कहता है, ठीक है अम्मी, वादा रहा, पर आप भी वादा करो कि आप जल्दी आओगी। वो कहती हैं, वादा रहा मेरी जान। और हाथ में एक कटार लेकर बाहर निकलती हैं। कहती हैं, अजहर। अजहर की टूटी फूटी आवाज़, शबनम आक। वो कहती है, अल्लाह, शबनम शबनम। सामने से अजहर लहूलुहान कंडीशन में था। सामने का मंजर देखकर शबनम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उन दरिंदों से पूछती, कौन हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा हमारे साथ? अजहर कहता है, मैं भागो। वो नौटंकी वालों का असली चेहरा देखकर चीख पड़ती है, नहीं। उनके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें आग की तरह लाल हो रखी थी, और वो बस एक ही चीज़, खा जाओ सबको। कुछ देर खच खच आ और ई की आवाज़ें आईं। आसिफ तहखाने में पड़ा, डर रहा था। डरते डरते अचानक उसे कब नींद आ गई उसे खुद नहीं पता। और सुबह जब उसकी आँख खुली तो सामने का मंजर बदल चुका था। हर तरफ लाशों के ढेर थे, उसमें उसके अम्मी और अब्बू भी थे। किसी की आंखें निकली हुई थी, किसी की आंखें उजड़ियाँ गायब थीं, किसी का दिल ही गायब था। इस कहानी के 15 साल बाद काके का धावा, राजस्थान में जैसलमेर के पास किसी सीमावर्ती क्षेत्र में। एक शख्स कहता है, साहब जी घड़ी देर से बैठे, ऑर्डर कब दोगे? छोटू कहता है, साहब सारा दिन टेबल घेर के ना बैठो, कुछ तो खाने को ऑर्डर कर दो। एक साहब कहते हैं, क्या है तेरे पास? वो कहता, आलू का पराठा, पनीर टिक्का, लस्सी, तंदूरी चिकन। वो कहते हैं, सब नहीं, मुझे जो मुर्गा चाहिए वो ऐसा दिखता है,
एक फ़ोटो दिखाते हुए, और इसका नाम आसिफ मोहम्मद है, तेरे मेनू में है क्या? वो कहता है नहीं साहब। शख्स कहता है ये देख रहा है, इसका मतलब समझता है पुलिस, मतलब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुझे जेल में सड़ने के लिए डाल सकता हूँ, और इसका यह भी मतलब है कि मैं तेरे को किसी अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा दूँ जहाँ तुझे इन अकेले ट्रक ड्राइवर की घूरती निगाहों से भी छुटकारा मिल जाए। तू समझ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? वो बच्चा कहता है जी साहब, पर साहब आसिफ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बख्शीश भी अच्छी देते हैं, एक बार तो मुझे उन्होंने एक मोबाइल भी ला कर दिया था, उनको गिरफ्तार मत करना साहब। वो शख्स कहता है तू मुझे गलत समझ रहा है छोटे, मुझे तो सिर्फ उससे पूछताछ करनी है, ये ले 500 रुपये इनाम। छोटू कहता है और नौकरी? वो शख्स कहता है एक बार में एक इनाम बच्चे। छोटू एक शख्स की तरफ इशारा करता है, वो कहता है वो रहा, और इधर हमें आसिफ दिखता है, वही आसिफ। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है अरे बेशर्म, अपने मजहब की इज्जत कर, दारू ऐसे पीता है जैसे मछली पानी पी रही। आसिफ कहता है हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि सरदार सुट्टे नहीं मारते। तो पाजी कहते हैं इससे पहले कि धरती गोल गोल घूमती हुई दिखने लगे, मेरा उधार चुकता कर दे, खैरात बांटने नहीं बैठा मैं यहाँ। आसिफ कहता है पाजी, जैसलमेर से ट्रक में पैसे भर के लाऊंगा, अभी एक और पीने को दो, वादा करता हूँ वापस आकर सभी हिसाब चुकता कर दूंगा, 10% ऊपर से दूंगा। और क्या कहते हो? पाजी कहते हैं ओए जा जा छूटा साला। तभी वही शख्स आसिफ के कंधे पर हाथ रख के कहता है क्यों ना ऐसा करें कि तुम्हारे माल की डिलीवरी जैसलमेर थाने में ही कर लें। आसिफ कहता वे तेरी हिम्मत, कहे कौन तू? वो उसे घसीटता हुआ ले जाता है, कहता है इंस्पेक्टर जय सिंह राठौर, जैसलमेर पुलिस, तेरे खिलाफ पाकिस्तानी बॉर्डर से तस्करी का आरोप है। आसिफ कहता है ये जातिवादी मसला बनाया गया है, मैं मुसलमान हूँ इसलिए फंसा रहे हो मुझे। और उधर पाजी कहते हैं अरे पैसे कौन देगा? आसिफ कहता है कुछ गलत फहमी हुई लगती है साहब, मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ। पुलिस वाला कहता है दरवाज़ा खोल। आसिफ कहता है देख लो साहब, कुछ अलग से अगर बात बनती है तो। वो कहते हैं दरवाज़ा खोल वे। आसिफ दरवाज़ा खोलता है, पुलिस वाला चौंक जाता है, वो कहता है ये क्या मजाक है, पायरेटेड डीवीडी, यह नहीं हो सकता, मैं इस धंधे की जांच पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, खबरियों को पैसे दी, लोगों को पीटा, नियम तोड़े, बंदूकें, हथियार, ड्रग्स, लड़कियों, बच्चों की तस्करी, ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो ये चिंदी पायरेटेड डीवीडी का धंधा। आसिफ उसके पैर पकड़ते हुए कहता हाँ साहब, मैं बस 2 कौड़ी का वीडियो तस्कर हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं, इसका हिसाब यहीं कर लो, मैं वादा करता हूँ कि कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, अच्छा आदमी बनूंगा साहब। वो पुलिस वाला कहता है हट पीछे, अगर खाली हाथ इस तरह गया तो कोई उल्लू लगूंगा, तुझे पता भी है कि पायरेटेड डीवीडीज बेचना कितना बड़ा गुनाह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ता है तो जैसों की वजह से। आसिफ कहता है क्या, तो तुम अपनी छाती पर तमगा लटकाने के लिए मुझे फंसा रहे हो? वो उसे घसीटता हुआ ले जाता है। आसिफ कहता है कुछ तो इज्जत दो, हाथों में हथकड़ियाँ तो डालो। पुलिस वाला कहता है तुझे लगता है कि सरकार हर टुच्चे गिरफ्तारी के लिए हथकड़ियों का खर्च उठाती है? आसिफ कहता है ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मेरा वकील कहाँ है, मैं इस सबसे इनकार कर दूंगा, कह दूंगा ये मेरा है ही नहीं, ये सब मेरा अपना कलेक्शन है और बेचने के लिए नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है उन डब्बों का क्या जिसमें पॉर्न भरा पड़ा है? सेक्शन 181 इंडियन पीनल कोड, ज़्यादा मात्रा में पोर्न का कलेक्शन रखने की क्या सज़ा है, पता भी है क्या? आसिफ कहता है क्या? अच्छा जी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अभी 2 मिनट पहले ही कह रहे कि खबरियों को पैसे खिलाए, नियम तोड़े और लोगों को पीटा भी, पर शायद वर्दी है इसलिए वो सब सही है, क्यों लानत है तुम पर। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जय सिंह राठौर उसे अपनी पुलिस वैन में थाने लेकर जा रहा था। आसिफ कहता है ज़्यादा नाटक ना करो, कितने में सौदा पक्का करना है वो बताओ, मैं सब समझता हूँ तुम लोगों की एक्टिंग वाशियाँ। इंस्पेक्टर कहता है अच्छी कोशिश है उचक्की, मुझे ख़रीदने की तेरी औकात नहीं, इसलिए मुँह बंद रख, तुझे जल्दी से थाने में भर्ती करूँगा, सारी शाम बर्बाद करने का इरादा नहीं है। आसिफ कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, कोई फैमिली फंक्शन है क्या, तुझसे मतलब? वो कहता है देख भाई, इतने से जुर्म के लिए तुझे कोई प्रमोशन तो मिलना है नहीं, और मैं तो वैसे भी जमानत पर छूट जाऊँगा, तो मैं क्या कहता हूँ कि आपस में थोड़ी यारी दोस्ती से काम लेते हैं, दोनों का काम बन जाएगा। पुलिस वाला कहता है मैं मुजरिमों से दोस्ती नहीं करता। आसिफ कहता है ऐ मेरे साथ डर्टी हैरी मत बनो, मुजरिम ही पुलिसियों के सच्चे दोस्त होते हैं। वो पूछता है ये डर्टी हैरी कौन है? कहता है हाँ, डर्टी हैरी नहीं जानते, हॉलीवुड मूवी, अरे उसकी जिसकी नकल अमिताभ करता है वो क्लिंट ईस्टवुड। ऑफिसर कहता है चुप साले, अमित जी किसी की नकल नहीं करते, मार खानी है क्या, और तुझ जैसा अनपढ़ कब से अंग्रेजी फिल्में देखने लगा?
आसिफ कहता है मैं अपने धंधे को गंभीरता से लेता हूँ भाईजान, सिर्फ बेचता नहीं देखता भी हूँ, और जहाँ तक अमिताभ की बात है तो मैं कहूँगा कि शाहरुख खान उससे कहीं ज़्यादा। बीच में इंस्पेक्टर जयसिंह कहते हैं एक शब्द भी ना कहना इसके आगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मेगा स्टार की तुलना उस दिल्ली के टटपुंजिया से कर रहा है। ओह समझा, तू SRK का फ़ैन इसलिए है क्योंकि बरादरी वाला है। आसिफ कहता जवान को लगाम दो इंस्पेक्टर, ये तो सरासर जातिवाद हुआ। तभी भड़की आवाज़ के साथ उनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। देखते हैं तो कांच से गाड़ी पंचर हो चुकी है। तो वे कहते हैं कांच पड़ी है सड़क पे, मेरे 2 पहियों को बखियाँ उधेड़ दी। आसिफ कहता मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी लाश बिछाकर मुझ मजलूम को छुड़ाने आने वाला कोई नहीं। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है बहुत फिल्में देखता है तू, यह किसी पियक्कड़ ट्रक ड्राइवर की करतूत लगती है। एक बार हाथ आ जाए इसी टूटे कांच का नाश्ता करवाऊंगा उससे। ओफो, ये बेकार फ़ोन, नेटवर्क ही नहीं आ रहा उसमें। आसिफ कहता है हाँ किससे लिया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से, फेंक दो इसे, घटिया है। शक्ल से चोर और अकल से प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वाह बेटा। वो कहते हैं कि ईमानदार पुलिस वाले से और क्या उम्मीद करते हो, मेरे पास कोई आईफोन या एंड्रॉयड मिलेगा क्या? आसिफ बताता है मेरी जेब में देखो आईफोन पड़ा है, पूरे नेटवर्क, GPS, गूगल अर्थ, 7 मेगापिक्सल कैमरा, HD वीडियो, 20 GB मेमोरी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और न जाने क्या क्या। इस मुसीबत से मैं तुम्हें झट से निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसा क्यों करूँ भला? और ज़बरदस्ती लेना मत, पासवर्ड डाला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है अच्छा ठीक है तो चल। आसिफ कहता है चल मतलब रेगिस्तान में घसीट रहे हो मुझे? अरे प्लान क्या है चौधरी साहब, पीने का पानी तक नहीं है अपने पास, मेरा टॉर्चर बंद करो तुम, पुलिस का कुछ नियम कायदे हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं इस बारे में कोई फिल्म नहीं देखी क्या तूने? 3 घंटों बाद वो दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं। आसिफ कहता है ये इंसानियत नहीं है, कब से चलवा रहे हो, अगर जल्दी कोई नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा, तुम्हें कहीं रिपोर्ट नहीं करनी होती क्या? इंस्पेक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, पासवर्ड हटाओ, फ़ोन दो तो मैं तुम्हारे लिए AC टैक्सी बुलाता हूँ, मुझे भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, दे दे यार, इतनी जिद काहेगी? आशिफ मजाक करते हुए कहता है मेरी तशरीफ़ चूमो तो शायद तुम्हें मैं फ़ोन दे दूँ। इंस्पेक्टर कहता है फिल्मी डायलॉग सुनेगा, इतनी बकवास ना कर कि मेरा दिल में तेरे लिए बर्फ़ जम जाए। आसिफ कहता है इतनी गर्मी में बर्फ़ की याद दिलाना ज़रूरी थी क्या? काश यहाँ एक चिल्ड वियर होती। वो कहता है फ़ोन दे दे तो तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है, रात में तापमान इतना घट जाएगा कि तेरा टिकट तो यमलोक का कट ही जाएगा। आसिफ कहता है तुम्हारी रिपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो कहता है कुछ खास नहीं, थोड़े कागज़ ज़्यादा भरने पड़ेंगे। वो कहता है भाड़ में जा। इंस्पेक्टर कहता है रस्सी जल गई, बल नहीं गया, चल उस मीनार में आज रात काटने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वहाँ के लोग मेहरबान हो और हमें रात गुजारने के लिए खाना और बिस्तर भी मिल जाए। आसिफ कहता है वाह भाई, तुम सच में फिल्में नहीं देखते, हर हॉरर फिल्म ऐसे ही शुरू होती है। ये कैसी भूता जगह ले जा रहे हो, भूतिया महल में ही मरने की चाहत है क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है ये हमारे आज रात का ठिकाना है और कुछ नहीं, और तू भूत प्रेत से इतना क्यों डरता है? भूत प्रूत अब कुछ नहीं होता। और इसी के साथ गाइस हमारी इस कहानी का प्रथम एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इस कॉमिक्स का कारवां भी जारी रहेगा इसके सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि पुलिस वाला और आसिफ उस भूता खंडर से बच पाते हैं या नहीं। स्टार्टिंग में दिखाई गई वो कारवां टोली, भैरवी, नौटंकी, आखिर वो लोग कौन थे, उनका मंजर क्या था, और आसिफ के आगे की कहानी क्या होने वाली है? तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए